हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल 2023 टीयर 1 के 19 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। टोटल के 25 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। तो कम से कम समय में सॉल्व करने के तरीके को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य देखिएगा कि क्योंकि हर एक 25 क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर एक 25 क्वेश्चन में आपको एक एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। हम हर एक क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन अगर आपका बेसिक नहीं भी क्लियर है तो भी हम चाहेंगे कि आप पूरा उसका क्लियर हो जाए और बेसिक भी आपका क्लियर हो जाए। अवश्य ही आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीजीएल 2023 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में, उस सभी शिफ्ट के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चले चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से है। क्वेश्चन में कहा गया है जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। ठीक है, अगर m को 7 से विभाजित कर शेषफल कितना बचता है? 5। लेकिन अब m को कहा गया है 3m। अगर m के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? मतलब कोई m एक संख्या है, उसको 7 से विभाजित करते हैं तो मतलब हो जाएगा, इस नंबर कैसा बन जाएगा? 7k प्लस 5। ये एक m एक नंबर बना। अगर कहा गया हम इसको 3m को 7 से विभाजित कर, 3m का मतलब कितना होगा? 21k प्लस 15। मतलब अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए इसमें शेषफल कुछ आएगा नहीं, इसमें का शेषफल निकाल लीजिए। मतलब 15 को अगर 7 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब 1 शेषफल आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए इस तरह के जब कभी भी सवाल आए आपके एग्जाम में तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अगर सेम नंबर से विभाजित किया जाता है, देखिए रिमाइंडर कितना पहले बचा था? 5। तो 5 बचा था, अगर इसका 3 गुना कर दिया गया है तो 15 हो गया। सिर्फ हम रिमाइंडर को 3 गुना कर करके 15 से को अगर हम जिस नंबर से कहे डिवाइड करने के लिए, 7 से डिवाइड करने के लिए, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा। इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम आपके बेसिक क्लियर करने के लिए बता दिए हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल एबीसी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एक्स और वाई है। देखिए एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ठीक, ए हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी। ए बी का मध्य बिंदु एक्स है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? वाई है। आपको बी सी प्लस एक्स वाई का लेंथ 18 यूनिट दिया हुआ है, तो निकालना है बी सी माइनस एक्स वाई का लेंथ। एक चीज देखिएगा, एक्स क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है और वाई क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर मध्य बिंदु है तो आप कह सकते हैं ए एक्स बट्टे ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2। 1/2 क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर पूरा 2 यूनिट है तो ये कितना होगा? 1 यूनिट। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? ए वाई बट्टे ए सी भी कितना होगा? 1/2 ही होगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। और ट्रायंगल एंगल ए भी क्या है? दोनों एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एक्स वाई हम बोल सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल है। और एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये ए एक्स वाई है। ठीक है, ए एक्स वाई अगर दोनों अगर सिमिलर हो रहा है तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब ए एक्स बट्टे ए बी, देखिए ए एक्स बट्टे ए बी बराबर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स वाई बट्टे बी सी। एक्स वाई बट्टे बी सी, देखिए अब 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई बट्टे बी सी। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक्स वाई अगर 1 यूनिट है तो बी सी भी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। आपको दोनों का सम एक्स वाई प्लस बी सी का सम दिया हुआ है 18, मतलब 1 प्लस 2 यूनिट इज इक्वल टू 18, मतलब 3 यूनिट इज इक्वल टू दिया है आपको 18। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 हुआ तो एक्स वाई का लेंथ कितना हो जाएगा? 6 और बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगर पूछा क्या गया है आपसे बी सी माइनस एक्स वाई, अगर ये 12 है, ये 12 है और ये 6 है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गया है? आदित्य रुपीज 1100 में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और उसको जो सड़े हुए आम थे उसको फेंक दिया जाता है। अब क्या है, शेष आम को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए आप 1100 रुपया में आम को खरीदा है,
₹150 लाभ पे बेचा जाता है तो कितना बेचेगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 150 मतलब 1250 रुपया में पूरे आम को बेचने पड़ेंगे। आगे क्या कहा गया है? एक आम को 5 रुपया में बेचा है तो कितना आम बेचा होगा? इसको 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो नंबर ऑफ मैंगो आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 5 25 मतलब 250 आम को ही बेचा। बेचा कितना आम को? तो 250 आम को बेचा। आम थे कितने? तो 300। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 आम थे, 250 ही बेचे हैं, मतलब 50 आम क्या हो गए? उनके सड़े हुए थे। कितने प्रतिशत सड़ गए? तो 300 का कितना प्रतिशत होगा वही आपको निकालना है, वो निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब 50/3% आपका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब 16.2/3। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 होगा। या फिर देखिए इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा गया है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, मतलब साइन क्यूब दोनों दोनों क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल है, मतलब इक्वल माइनस इक्वल होगा तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन कॉस नहीं भी होता, अगर मान लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया है 0 और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत था नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का दो संख्या क्या है? एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालें। मान लीजिए अगर तीसरी संख्या है 100 है, ठीक है, तो दो संख्या क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 117 एक हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 150। सिंपल है, अब इसको काट लीजिए। 3 से काटेंगे कितना होगा? 39 और ये कितना हो जाएगा आपका? 50। मतलब यही आपका रेशियो पूछा गया था। इस तरह से सिंपल सवाल को आप बहुत कम समय में सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किन्हीं दो संख्याओं का योग का घन 1728 है, मतलब x प्लस वाई का क्यूब करते हैं 1728 है। अगर x प्लस वाई का क्यूब 1728 है तो x प्लस वाई पर कितना हो जाएगा? ये किसका क्यूब होता है? तो 12 का क्यूब होता है। तो ये 12 हो गया। यदि जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई दिया है आपका 32। ठीक है, अगर हम ये कह दे एक संख्या 8 है और एक संख्या 4 है, क्योंकि क्या है 8 चौका 32 और दोनों को जोड़ करेंगे तो हम लोग 12 आ जाएगा। तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आपका 8 और 4 आ गया। दोनों संख्याओं का घन का योग मतलब 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब निकालना है, मतलब 512 प्लस 64 मतलब 576। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, चोर जो है एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी भी क्या करता है? तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो देखिए, तो 300 मीटर पे देखते हैं हम लोग पहले कितना देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो 300 मीटर है, हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। दोनों का क्या है? एक ही दिशा में भाग रहा है, चोर पकड़ने के लिए एक ही दिशा में भागना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट स्पीड कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 मतलब 10 मतलब 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, मतलब 3/20 घंटे में क्या हो जाएगा? चोर पकड़ा जाता है। तो पूछा क्या गया है? चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो 3/20 घंटे में चोर कितना दूर भागा होगा? तो चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 मतलब आपको निकालना क्या है? दूरी। तो क्या होता है? दूरी बराबर डिस्टेंस सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो 10 इंटू 3/20 मतलब 10 से 10 कैंसिल, 3/2। 3/2 का मतलब 1/5। 1/5 किलोमीटर चोर भाग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो को कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए और कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? मतलब 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। इसको अगर 6 ही दिन में पूरा करना है, देखिए एक चीज से करिए इसको, 12 पुरुष 12 मैन काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने पुरुष की संख्या चाहिए? तो 12 गुने 10 120 लोगों की संख्या चाहिए। अब कहा गया इसको अगर हम 6 दिन में करें तो कितना जाएगा? 12 इंटू 10/6 मतलब 20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 20 दिया है। ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ऑप्शन नंबर 2 क्लिक कर दे। क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखिए आगे कहा गया है 6 दिन में पूरा करने के लिए और कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? मतलब पहले 12 था ही ऑलरेडी, तो हमें 20 की जरूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 12 था तो 8 लोगों की और जरूरत पड़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कॉस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58, जब भी दोनों एंगल का सम साइन कॉस दिया है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दिया है और डिफरेंस दिया है, आंख बंद करके आपको आंसर 0 पुट करना है और 0 आपको मार्क करके आगे बढ़ना है।
ठीक है, इस तरह सवाल को डायरेक्टली जीरो पुट कर दिया कीजिए, जीरो ही आंसर आता है। लेकिन अगर चाहेंगे इसको सॉल्व करना, देखिए आपको पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, कोई अंतर नहीं आएगा, इसको हम cos 32 डिग्री ही लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। देखिए अगर एंगल को माइनस कीजिएगा 90 माइनस 32 कितना आ गया, 58 ही आएगी, मतलब साइन स्क्वायर 58 डिग्री आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य, मतलब अधिक मूल्य अंकित करता है, उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देकर एक ग्राहक को बेचता है, उसे लेन देन में 10 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य मतलब अगर हम मान लेते हैं सीपी आपका 100 है, ठीक है, तो क्या करता है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 60%, इससे ज्यादा मार्क करता है, मतलब 160 रुपया होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, देखिए दो क्रमिक छूट मिलता है, मतलब 10% और 20% का, अगर हम कहें 10% और 20% का एकल छूट कितना होगा, तो कितना होगा, वह 28%। कैसे, तो आप देखिए 10 प्लस 20, ठीक, और माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बटे, मतलब डिवाइडेड बाय 100, मतलब 200 बटे आप 100 कर लीजिएगा, मतलब 20 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 28 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 60 160 इंटू, इस पे क्या है 28% का छूट, मतलब 72% इससे लिया जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, तो अब इसको आप काटिए, ये कट जाएगा, 4 से कट चुका, सॉरी 4 से कटेगा, 8 से 2 से काटिए, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, मतलब 72 गुने 8 कीजिए, तो 8 दूनी 16 और 56 एक 57 बटे 5, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब कहा गया उसे लेन देन में 10 से 64 रुपये का लाभ होता है, तो अगर यहाँ 100 रुपया है, इतना में बेचा है, तो लाभ कितना का हो गया, मतलब 76/5, 76/5 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही लाभ का वैल्यू हमें 1064 दिया हुआ है, तो एक यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ये चला जाएगा 5 से मल्टीप्लाई में, मतलब 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में कितना आ जाएगा 76। ठीक है, अब इसको आप काटिए, 4 से 9 चुका 76, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 26, 6 चौका 24 और 6 चौके 24। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 7 19 से कम 19, 7 नहीं चुका 76, 14 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। हमें निकालना है कितने 100 यूनिट के वैल्यू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रय मूल्य हमारा 7000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, दी गई चित्र में बीसी एक जीवा है, ये आपका बीसी एक जीवा है, ये बीसी आपका जीवा है, सीडी बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, देखिए ये डी है आपका और ये सी है, सी डी एक स्पर्श रेखा है। यदि कहा गया एंगल एओसी का वैल्यू दिया है आपका, एओसी का वैल्यू दिया हुआ है 112, ये है, ये देखिए आपका ए है, ये ओ है और ये सी है, तो एओसी का वैल्यू आपको यहाँ दिया है 112, तो ए सी डी का वैल्यू निकालना है, ए सी डी का वैल्यू निकालना है। देखिए पहले हम लोग, देखिए अगर आप कहें हम एंगल डी सी ओ, डी सी ओ आपको कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये आपका क्या स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या से जो भी लाइन इस पे आएगा स्पर्श रेखा पर, वह क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए क्या होगा एंगल, देखिए ये डी है, एक सी है, वो है, तो ये जो पूरा एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। देखिए अगर हम ये एंगल की निकाल लें, ये एंगल हमारा निकल जाएगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये और ये एंगल क्या होगा हमारा इक्वल होगा, और ये हमारा एंगल दिया है 112, मतलब आपको x और प्लस y मान लेते हैं, ठीक है, और x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 112, 180 माइनस 112 करेंगे कितना हो जाएगा 68, 68 किसका वैल्यू आया, ये दोनों का वैल्यू आया। आपको पता है ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मतलब ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल होगा, मतलब अगर हमारा ये एंगल अगर हम कहें ये आपका ए है, सी बी, ए सी बी कितना, ए सी डी कितना आ जाएगा आपका, इसका हाफ कर लेंगे, मतलब 64 जो है एंगल एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमें अगर ये पता है पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, हमारा ये एंगल आ गया है, ये एंगल निकल जाएगा, मतलब 90 माइनस 34 कर लेंगे, तो मतलब एंगल एंगल डी सी ए यही, या फिर ए सी डी कहिए, ए सी डी कितना जाएगा 90 माइनस 34, तो 90 माइनस 34 कितना जाएगा आपका 56, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो इक्वेशन ए बी प्लस सी इक्वल 20 दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। इसका फॉर्मूला पुट कर लीजिए,
या फिर ये देखिए सी को जीरो करके थोड़ा छोटा कर लीजिए, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 20 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 152। कब हम सी को हम जीरो अपने मन से कर लिए हैं, तो हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी हमें पता है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पता है 152। हमें ए माइनस बी हमें निकालने होंगे, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर लें, अगर इसका स्क्वायर करके इसके माइनस कर देंगे कितना, किसका वैल्यू आ जाएगा, 2ab का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 400 माइनस आप कीजिए 152, तो ये आपको कितना हो जाएगा 48 248, ये होगा 248, 248 का आप हाफ कर लीजिए तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा मतलब 12 124, मतलब 124 यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो 124 152 माइनस 124 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 इंटू 20 कीजिए, 20 इंटू 28 मतलब कितना हो जाएगा आपका 560। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, क्या है, n प्लस 15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा करता है। n प्लस 9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो यदि उनमें से प्रत्येक दिन 7 घंटे कार्य करता है तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, m1 d1 h1 बट्टे w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बट्टे w2। सिंपल है, इससे आप पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए m1 मतलब पहले दिन कितना है n प्लस 15 इंटू दिन कितना है 9 घंटे लगे और दिन कितना है 8। ठीक है, काम कितना हुआ 36% हुआ, इज इक्वल टू m2 मतलब n प्लस 9 लोग हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो 7 घंटे काम करते हैं, कितने दिन करते हैं, तो 20 दिन। काम कितना किया, तो बचा हुआ काम कितना है आपका 36% हो गया, तो आपको बचेगा सिर्फ 64%। यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 4 से काटिए इसको, 9 चौका 36, 16 चौका 64। देखिए ये 9 से ये 9 हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ बचा हुआ है कितना 16। एक बार और 4 से काट लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। ये नीचे में है 4 ऊपर में है 5, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा कितना, ये 8 यहाँ पर बचा हुआ है, 8 किसी से नहीं कट रहा है, तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 32 32 एन, तो ये आपका हो जाएगा 32 एन, डायरेक्ट इधर भी कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस का 35 एन। एक मिनट एक बार लिख लीजिए पूरा। देखिए 32 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 इज इक्वल टू इधर कितना है 35 एन, 35 एन प्लस 35 को आप 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 से को 9 से 360 माइनस 45 तो 315। ठीक है, 315 ये हो गया। देखिए इसको ले जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 35 एन माइनस 32 एन कितना हो जाएगा 3 एन, तो 3 एन आपका होगा। 3 एन का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका 315, ये है ये जाएगा इधर, मतलब 480 में से 315 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 165, ये होगा 165, ये होगा 165। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 165 बट्टे 3 मतलब 55। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, x प्लस 1 बट्टे एक्स का वैल्यू 2 दिया है, तो निकालना है x पावर 7 प्लस 1 बट्टे एक्स पावर 170। जब कभी भी x प्लस 1 बट्टे एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है तब x का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 होगा, डायरेक्ट इसमें पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 ऑप्शन मतलब 2 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर को बना सकता है, उसी घर को 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा बशर्ते वह सभी का समान दर से काम करता है। तो देखिए 14 व्यक्ति है, 14 मैन है, उस काम को कितना दिन में बनाता है 60 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में बनाएगा इस काम, इस घर को 60 इंटू 14। अगर हम 30 व्यक्ति दे दें तो कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 14 बत्ते 30 मतलब 2 14 दूनी 28, 28 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। तो आप इस तरह के सवाल को इतना एग्जाम में कभी पूरा नहीं लिखा कीजिएगा, डायरेक्ट ही 14 इंटू 60 बटे 30 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम इतना लिखते हैं आपको इसको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट का सवाल है, कहा गया है यदि कुल व्यय, ये सभी जो है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर चीज में होता है खिलौना बनाने में, तो उसका दिया हुआ है, कहा है कुल व्यय है 3 लाख है, तो सामग्री लागत और विक्रय व्यय में पर किया गया व्यय क्या है। देखिए सामग्री लागत मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है आपका, ये है, ये है मटेरियल कॉस्ट मतलब 15% है प्लस कहा गया है, और
विक्रय विक्रय व्यय मतलब सेलिंग एक्सपेंसेज, ये कितना है आपका 28%। तो टोटल मिलाकर के कितना लागत ये होता है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 43%। 43% का वैल्यू आपको निकालना है, सीधा 43% का वैल्यू निकालिए। कुल व्यय कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का 43% कितना होगा, इसको आप 3000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3000 नहीं, मतलब हाँ, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपको 3000, 3000 से मल्टीप्लाई किया जाए, 43 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो 129। 129 ऑप्शन नंबर वन में दिया, ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये सभी नंबर दिया गया, पूछा गया है कौन सा नंबर 8 से विभाजित नहीं है। तो देखिए पहले तो आप 8 से विभाजित का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होगा, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिएगा इसको 98998 998 में देखिए ये जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है ही नहीं, तो 8 से विभाजित होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल है, अशोक भरत से 2.2 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके। मान लीजिए देखिए भरत का स्पीड को मान लेते हैं, अगर हम 3 यूनिट है तो अशोक का स्पीड कितना हो जाएगा 8 यूनिट। क्यों, क्योंकि देखिए 2.2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3, मतलब भरत का स्पीड 3 है तो अशोक का स्पीड 8 यूनिट होना चाहिए। अब कहा गया है अगर देखिए दोनों दौड़ना प्रारंभ करता है, ये यहाँ से दौड़ता है तो बी को क्या है 160 मीटर आगे दे दिया जाता है बढ़त। ठीक है, अब कहा गया है हमें कितना, मान लेते हैं हमारा यहाँ दोनों को सी तक पहुंचना है, तो ए से सी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमारा एक्स है। तो बी सी को कितना, ए को तो एक्स मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, पहले ही 160 मीटर दौड़ चुका है, तो एक्स माइनस 160 मीटर ही बच गया है, इसको दौड़ना है। अब कहा गया है दोनों का स्पीड, मतलब ये कहा गया दोनों को एक ही समय पर पहुंचता है, मतलब ए को कितना समय लगेगा, मतलब अशोक को कितना समय लगेगा, अशोक को लगेगा एक्स किलोमीटर, तो एक्स मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में x/8। वहीं बी को मतलब भैंस को कितना समय लगेगा, भैंस का डिस्टेंस कितना है x माइनस 160/3, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8x माइनस 8 × 160, मतलब 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 160, मतलब ये हो जाएगा आपका 32। 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 256, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है 1630 रुपया है, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है 1708 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करना है। तो देखिए 3 वर्ष में इतना है मिश्रधन और चौथे वर्ष में इतना होता है। एक वर्ष का हम यहाँ से अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो एक वर्ष का क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा। इंटरेस्ट एक वर्ष का कितना होगा 1708 माइनस 1630, तो कितना होगा 78 एक वर्ष का ब्याज होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 78 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 824, और ये जगह 21, 21×2 = 23, यानी कि 234 3 वर्ष का आपका ब्याज है। तो पूछा गया है धनराशि कितना होगा, 3 वर्ष का मिश्रधन अगर इतना है तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 1630 में से अगर ये मिश्रधन है इसमें से अगर ब्याज को हटा लेते हैं तो हमारा मूलधन आ जाएगा। माइनस कर लिए, देखिए 1600 में से पहले 200 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1400, 1400 हो गया, और ये कितना होगा 30 भी माइनस करना पड़ेगा, तो 30 और 40 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1396, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आप cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 2 रूट cos x दिया हुआ है, आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो देखिए इस तरह के सवाल आपको सिर्फ क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने के लिए इस सब कंडीशन लिख देता है, आपको सिर्फ अगर इतना ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा 2 cos x या फिर 2 sin x इंटू cos x। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 होता है, और ये वाला पार्ट इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो प्लस माइनस 2 sin x और cos x आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, यहाँ पर 1 और इधर भी 1, मतलब 1 + 1 आपको 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसको सिंप्लीफाई ज्यादा करने की कोई जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई मतलब कॉमन टेंजेंट जो होगा उसका डिस्टेंस निकालना है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसका लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रेडियस के बीच का डिफरेंस मतलब 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 मतलब 4 इसका स्क्वायर, बस सिंपल है। मतलब कितना हो जाएगा आपका 9 √25 - 16 9, मतलब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर में देखिए, यदि घन का
पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 146 तो घन का आयतन निकालना सिंपल है। 6a² इज इक्वल टू 50 146 दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 6 48, 8 6 48, 6 चौका 24, 6 कम 4 मतलब रेडियस कितना आ जाएगा आप सॉरी साइड का लेंथ कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट होता है ये 29 निकालना है आपका आयतन ए क्यूब निकालना है तो आप 29 का ए क्यूब पता है तो डायरेक्ट मार्क कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो 841 को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 1 2 कैरी बच जाएगा, 29 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 116, 116 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, 118 11 आपको बच गया। और 29 को 8 से कीजिए कितना हो जाएगा 232, 232 को 11 जोड़ेंगे कितना होगा 243 मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यहाँ पर 9 होगा ठीक है 24 3 8 9 ठीक है। यहाँ पर 29 को अगर हम इसके तो नहीं होना चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब मानिए अगर पहले 100 रुपया का पेट्रोल था तो अब कितना हो जाएगा है 107 रुपया बढ़ गया है तो खपत कितना होता था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 107 इंटू इतना खपत होता है। अब कहा गया इस खपत को बराबर ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 107, पहले हम अगर 100 रुपया में खरीदते थे तो क्या हो जाएगा अब 107 रुपया में खरीदना पड़ेगा। मतलब पहले अगर हम 107 रुपया 107 किलो लीटर यूज करते थे तो अब कितना यूज करना पड़ेगा आपको 100 लीटर ही मतलब यूज करना पड़ेगा। मतलब कम कितना किए तो कितना हो जाएगा आपका 107 था 100 कर रहे मतलब 7 कम किए इंटू 100 कर लीजिएगा तो आपका ही परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 पर 9 58 को 7 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। मतलब 7 बटे को 7 इंटू 100 कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 सेकंड लास्ट सवाल है। कहा गया है उत्पादन से देखिए दी गई दंड आरेख का अध्ययन कितना है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्पादन से अधिक देखिए ये जो दिया हुआ है PQRST 5 कंपनी है, पांचों कंपनी में डिमांड और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और मांग का आरेख दिया हुआ है। अब कहा गया उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या। तो देखिए उत्पादन कितना होता है इसमें कम होता है, देखिए 4600 उत्पादन होता है, मांग कितना हो रहा है 5000 का। ठीक है उत्पादन से अधिक मांग हो रहा है इसमें इसमें एक दो इसमें भी है मतलब 3 कंपनी क्या है ऐसे हैं जिसमें उत्पादन से अधिक मांग है और मांग से अधिक उत्पादन 5 है तो कितना बचेगा 2 ही ना, तो 2 मतलब कितना होगा 3:2। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 18। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो 7 संख्याओं का जो औसत होता है वह हो जाता है 20। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या यहां से निकालने के बाद औसत में कितना की वृद्धि हो जाती है 2 की वृद्धि हो जाती है। कितने में तो 7 नंबर में, तो 7 नंबर में क्या जाएगा तो मतलब 14 मतलब वह संख्या ऐसा था जो क्या है औसत से 14 कम था। औसत कितना है हमारा 18 है, 18 में से 14 कम करेंगे तो संख्या हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये अगर समझ नहीं है सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 इंटू 18 मतलब 144 ठीक है और 20 इंटू 7 कर दीजिए 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 140। दोनों को माइनस कीजिए 4 सिंपल था, जरा कैलकुलेशन था भी नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से सही होगा। इस तरह से आपका 25 के 25 सवाल आपको हम सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो बस ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।